मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 1, तलवार चलाने का निर्देश। देवभूति में तलवार मार्किस हवेली, बसोई कमांडरी, भारत प्रांत में। मेघना, तुम्हारी तलवार तेज और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा लगा, वो समय बेहतर था। मेघना एक खूबसूरत युवा लड़की है जो बर्फ सफ़ेद कपड़े पहने हुए आंगन में अपनी तलवारबाजी का अध्ययन कर रही थी। उसकी तलवार की गति तेज थी। उसके पास खड़ा आदमी उसे सलाह दे रहा था। काले कपड़े पहने एक युवा लड़का विपिन था। शक्ल सूरत से देखने पर पता चलता था कि वो दोनों केवल 15 या 16 साल के थे, लेकिन विपिन पहले से ही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसकी खामियों को एक एक करके बता सकता था। पूरी तलवार कला खत्म करने के बाद मेघना अपनी तलवार पर म्यान रखकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई और विपिन के पास गई। भाई विपिन, तुम मेरी तलवारबाजी के बारे में क्या सोचते हो? मेघना ने पूछा। आरोर तलवार कला के लिए उच्च गति की आवश्यकता होती है। यदि कोई पूरी तलवार कला को 40 सांसों के समय के भीतर समाप्त कर सकता है तो वह गहन स्तर पर होगा। आपने इसे 38 सांसों के भीतर समाप्त कर दिया। यह काफ़ी अच्छा है, विपिन ने कहा। मेघना ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं 2 महीने की इस छोटी सी अवधि में गहरे स्तर तक नहीं पहुंच पाती। विपिन ने चुपके से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका निर्देश इसका हिस्सा है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण था वह यह था कि मेघना के पास खुद तलवार चलाने की महान प्रतिभा थी। स्वॉर्ड मार्किस मैंशन में, जहां ज़्यादातर लोग तलवारबाजी के अभ्यास पर ध्यान देते थे, शायद मेघना ही तलवारबाजी के अलावा तलवारबाजी में सबसे ज़्यादा प्रतिभा वाली थी। वह स्वयं, भाई विपिन, आपको अरोर स्वॉर्ड आर्ट को 30 सांसों में पूरा करने में कितना समय लगता है? मेघना ने पूछा। 30 सांसों के भीतर, विपिन मुस्कुराया, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया। जिससे भी अरोर स्वॉर्ड आर्ट्स का सेट 30 सांसों के समय में पूरा कर लिया, वह गहन स्तर तक पहुंच गया होगा। हालांकि अगर वह पूरी कोशिश करता तो वह पूरे सेट को 23 सांसों में ही खत्म कर सकता था। इसका मतलब यह था कि वह बहुत पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। तलवारबाजी में अपनी प्रतिभा के साथ आपको इसे 30 से कम सांसों में पूरा करना होगा। सिवाय इसके कि मेघना ने विपिन की ओर झिझक और आंखों में दुख के साथ देखा। विपिन निश्चित रूप से जानता था कि उसका क्या मतलब है। वह मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक योद्धा बन जाऊंगा। सचमुच मेघना को संदेह था। आखिरकार उसने 4 साल पहले ही यह बात कही थी। विपिन स्वॉर्ड मार्किस मेंशन के वंशज शिष्य थे। उसके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे और उन्हें स्वॉर्ड मार्किस मेंशन में सबसे शक्तिशाली के रूप में पहचाना गया था। विपिन अपने पिता की शिक्षा के तहत बड़े हुए थे। अपने पिता की बदौलत वह एक प्रतिष्ठित पद पर पैदा हुआ था और स्वॉर्ड मार्किस मेंशन में युवा पीढ़ी के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। हालांकि 4 साल पहले जब वह 12 साल के थे, तब सब कुछ बदल गया। उस वर्ष के दौरान उसके पिता यात्रा करने के लिए चले गए थे, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ थे। दुर्भाग्य अभी अकेले नहीं आता। यह वह वर्ष था जब उसे आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी शुरू करनी चाहिए थी, जो उसके लिए एक योद्धा बनने के लिए आवश्यक थी। हालांकि उसने पाया कि वह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असफल होना एक योद्धा के लिए एक बुरा सपना था। यह ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक योद्धा को स्वर्ग और पृथ्वी से
आत्मा को अवशोषित करना और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक योद्धा के लिए आध्यात्मिक शक्ति मौलिक थी। यदि कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका तो उसके लिए योद्धा बनना असंभव था। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण मार्केट हवेली में कूड़े के रूप में देखा जाएगा, जहां शक्ति की सब कुछ है। पिछले 4 वर्षों के दौरान विपिन ने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने एक वास्तविक योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्हें उम्मीद था कि वह अपने पिता की सीट पर सफल होगा। एक दिन उन्हें तलवार मंडप का प्रहार दिया जाएगा, लेकिन वास्तविक क्रूर था। हालांकि विपिन आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सके लेकिन तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह बचपन से ही अपने पिता के निर्देश में तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। अपने पिता के तुरुप और अपनी महान प्रतिभा के कारण उन्हें तलवार कला तुरंत याद हो गई और केवल एक बार सिखाए जाने के बाद ही वे उन्हें पूरी तरह समझ सकते थे। हालांकि वह युवा थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इसमें नंबर 1 थे। तलवारबाजी की शर्तें, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार यह सच है कि विपिन ने आत्मविश्वास से कहा। खैर, मेघना मुस्कुराई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेघना, विपिन एक दयालु अधेड़ उम्र का आदमी आंगन में आया। पिता मेघना ने आवाज लगाई। अंकल लखनेश्वर, विपिन ने बाद में बुलाया। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति मेघना के पिता थे। स्वर्ण मार्केट मेंशन लखनेश्वर में रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग। विपिन, अपने पूरे दिन मेघना को तलवार चलाने की शिक्षा दी है। ये आपकी बहुत दयालुता है, लखनेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, विपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा। अंकल लखनेश्वर, देर हो रही है, बेहतर होगा कि मैं निकल जाऊं। ओके। लखनेश्वर और मेघना ने विपिन को जाते हुए देखा। जैसे ही विपिन नजरों से ओझल हुए, लखनेश्वर पर से उसकी स्वयं में दृष्टि गायब हो गई। मेघना, तुमने कितनी प्रगति की है? लखनेश्वर ने धीमी और गहरी आवाज में उससे पूछा। आरोड़ स्वॉर्ड आर्ट में है। आरोड़ स्वॉर्ड आर्ट में मैं गहरे स्तर पर पहुंच गया हूँ, मेघना ने कठोर दृष्टि से कहा। महान। लखनेश्वर ने चेहरे पर प्रसन्नता के साथ उनका हाथ पकड़ लिया। लगभग 4 वर्षों तक आप हर दिन उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रहे ताकि वह आपको तलवार चलाना सिखा सके। 4 वर्षों की पीड़ा के बाद आखिरकार आपको बदले में कुछ मिला। आप अपने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं गहन स्तर तक सीख ली है। अगला कदम हमारी योजनाओं को पूरा करेगा। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि मैं यह कर सकते हैं? मेघना ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी लग रही थी। जो लोग किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं होती। लखनेश्वर की आंखें फिर ठंडी और तेज हो गई। कल क्या होगा, इस पर सारी बातें निर्भर करती है। विपिन अपने आंगन में वापस चल गए और जल्दी से कुछ खाकर बिस्तर पर पलथी मारकर बैठ गया। जब मैंने आज मेघना से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बनूंगा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। विपिन मुस्कुराया और उसकी दाहिनी हाथ अनजाने में उसके पेट के नीचे हिस्से को छू गया। उसके पेट के एक भूरे रंग का पत्थर का मोती, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, उसके जन्म के समय से ही मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया। लेकिन यह मुख्य कारण था जिसने उसे वास्तविक योद्धा बनने से रोका था। अन्य लोग सोचते थे कि विपिन एक बेकार व्यक्ति है जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। वास्तव में केवल वह ही जानता था कि यह सच नहीं है। उसके शरीर में 108 मेरिडियन बहुत पहले ही खुल गए थे। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना काफी आसान था। हालांकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी से जो आत्मा विकसित की
थी वह आध्यात्मिक शक्ति में बदलने से पहले उसके पेट में भूरे पत्थर के मोती द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। दूसरे शब्दों में उसने प्रकृति से जो भी भावना विकसित की है वह भूरे पत्थर के मनके के लिए भोजन बन गई। जबकि भूरे पत्थर लगातार बढ़ रहा था, विपिन ने पाया कि मनका एक अथाह गहरे की तरह था जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। पिछले 4 वर्षों से वह भूरे पत्थर के मनके को जितनी जल्दी हो सके भरने के लिए हर दिन आत्मा की खेती कर रहा था ताकि मनका उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दे, जिससे उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में और एक योद्धा बनने की अनुमति मिल सके। कल उसने पाया कि ग्रे पत्थर का मनका जल्द ही समाप्त हो गया। आज तक ग्रे पत्थर का मनका अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, तब वह अपने शरीर के आध्यात्मिक शक्ति पैदा कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। विपिन ने अपनी दैनिक खेती शुरू की और बदलावों का इंतजार किया। चीजें वैसी ही हुई जैसे उसने उम्मीद की थी। उसके शरीर में भूरे पत्थर का मनका अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया, जबकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हो गई। गुंजन भूरे रंग का पत्थर का मनका अचानक उसके शरीर में घूम गया और घूमने की गति तेज और तेज होती जा रही थी, जबकि यह छोटा और छोटा होता जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय तक विपिन ने शरीर के मौजूद भूरे रंग का पत्थर का मोती एक झटके के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। वह तो चल गया, मन का गायब हो गया। विपिन की आंखों में एक पल के लिए अपार खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में सूचनाओं की झड़ी लग गई। स्वर्गीय निर्माण कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी से निर्मित की गई तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट का निर्माण करे। स्वर्ग और पृथ्वी से निर्माण की तकनीक। अध्याय 2। स्वर्ग और पृथ्वी से सार को अवशोषित करने की तकनीक से एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाएं। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक से एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाएं। विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और वे विस्मय से भरी थीं। साधना विधि? क्या मेरे दिमाग में एक और साधना विधि चल रही है? विपिन पहले तो चौंका, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि साधना विधि ग्रे स्टोन बीड से संबंधित थी। विपिन साधना विधियों से अनजान नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने वाले शिष्य साधना मंडप में खुद ही कोई भी उपयुक्त साधना विधि चुन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में हजारों साधना विधियां थीं, लेकिन उसने कभी किसी ऐसी साधना विधि के बारे में नहीं सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी से साधना करने के बाद खुद का नाम रखने की हिम्मत रखती हो, जैसे कि भगवान ने किया था। स्वर्गीय सृजन कौशल। ग्रे पत्थर का मनका इस समय मेरे अंदर छिपा हुआ था और 4 साल तक मेरे द्वारा संचित की गई सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। यह इतना खास है कि मन का गायब हो गया और मेरे लिए एक साधना विधि छोड़ गया। यह असाधारण होना चाहिए। विपिन ने एक बार में ही स्वर्गीय सृजन कौशल को ध्यान से देखा। मार्शल आर्ट का मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ सृजन को सक्षम करने के लिए भाग्य के खिलाफ लड़ाई है। स्वर्गीय सृजन कौशल को दिव्य पथ के 9 स्वर्गों सहित कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परम आध्यात्मिक सागर सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र यिनयान ब्रेकिंग आदरणीय मास्टर 9वें स्वर्ग की ओर उड़ना, और इसी तरह हर क्षेत्र स्वर्ग और वर्तमान सम्मेलनों की अवहेलना करता है। स्वर्गीय सृजन कौशल पर आधारित मार्शल आर्ट का उपयोग करने का अर्थ है स्वर्ग की अवहेलना करना। हर कदम सामान्य से अलग है। जो कोई भी स्वर्ग की अवहेलना करता है वह प्रकृति का दुश्मन है, जिसे विद्रोही साधक भी कहा जाता है। ये कुछ सरल शब्द थे, लेकिन उन्होंने विपिन को स्थिर कर दिया। स्वर्ग की अवहेलना में साधना करना, विचलित साधना, वह विचार। विपिन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया।
हालांकि यह कई सरल शब्दों के साथ एक संक्षिप्त परिचय था, फिर भी वह इस साधना पद्धति के उत्कृष्ट अंतरों को देख सकता था। योद्धाओं के लिए बिपिन की समझ में आमतौर पर मार्शल आर्ट का मार्ग आत्मा पथ से शुरू होता है। आत्मिक पथ के 7 चरण स्वर्ण कोर क्षेत्र के आध्यात्मिक समुद्र गठन को बदलते हैं यिन यांग शून्य क्षेत्र, और फिर दिव्य पालौकिकता का पौराणिक क्षेत्र। ये सभी मार्शल आर्ट के क्षेत्र थे जो बिपिन को ज्ञात थे। हालांकि स्वर्गीय सृजन कौशल और उसके हर क्षेत्र की साधना के चरण उससे काफी अलग थे जो वह जानता था। बस शुरुआत में एक आत्मा पथ के 7 चरण थे, जबकि दूसरा दिव्य पथ के 9 स्वर्ग थे। एक में केवल 7 स्तर थे, लेकिन दूसरे में पूरे 9 स्तर थे। ये पूरी तरह से साधना परंपराओं के खिलाफ था। इसके क्षेत्रों का विभाजन प्राकृतिक व्यवस्था और परंपरा का उल्लंघन करता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि इस साधना पद्धति की साधना करने वाले लोग स्वर्ग की अवहेलना करने के लिए नियत थे। ये वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना करने वाला था साधना विधि। इस विधि से साधना करने का मतलब था प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाना। विचलित साधना। बिपिन बिस्तर पर दुबका हुआ था, लेकिन उस समय उसका मूड बेहद जटिल था। बिपिन चौंक गया और डर गया, लेकिन उसके दिल में जो उत्साह था उसे छिपाना मुश्किल था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी साधना विधि भूरे पत्थर के मनके के अंदर छिपी हुई थी। मुझे क्या करना चाहिए? स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना विधि मेरे सामने है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी साधना करनी चाहिए या नहीं। बिपिन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, हालांकि यह हिचकिचाहट केवल एक पल के लिए ही रही, और फिर उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। विचलित साधना में क्या गलत है? जैसा कि स्वर्गीय सृजन कौशल कहता है, वास्तव में मार्शल आर्ट का तरीका स्वर्ग और पृथ्वी के साथ भाग्य और सृजन के खिलाफ लड़ना है। योद्धाओं को स्वर्ग और पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो फिर मेरी साधना स्वर्ग को चुनौती क्यों नहीं दे सकती? बिपिन वास्तव में उसे स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करने से रोकने का कोई कारण नहीं खोज सका। इसके अलावा वह 4 साल से भूरे पत्थर के मनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और अब जब मनके ने आखिरकार ऐसी साधना विधि से उसकी भरपाई कर दी है, अगर वह इसकी साधना नहीं करता तो वह 4 साल से झेली गई शिकायतों के कारण संतुष्ट नहीं होता। अब और हिचकिचाहट नहीं हुई। बिपिन ने तुरंत इस विधि की साधना शुरू कर दी। स्वर्गीय सृजन कौशल में निर्देश स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसके शरीर में भर गई, और उसके 108 मेरिडियन ने उसे पागलपन की तरह अवशोषित कर लिया। शक्ति उसके शरीर में एक अनोखे मार्ग के अनुसार दौड़ी। महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक बड़े चक्र के बाद ये शक्ति बिपिन के डेंटियन की ओर एकत्रित हुई। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह जल्दी, जबकि सूर्योदय से पहले अभी भी अंधेरा था, बिपिन ने अपने बिस्तर पर दुबके हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने पूरी रात साधना की थी। अपनी दाहिनी हथेली को देखते हुए उसने आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण को उभरते देखा। उसकी आंखें उत्साह में चमकने से खुद को रोक नहीं पाईं। दिव्य पथ का पहला स्वर्ग। साधना की एक रात के बाद न केवल उसने आध्यात्मिक शक्ति की पहली किरण को संघनित किया था, बल्कि उसके डेंटियन ने और अधिक शक्ति संग्रहित की थी। मार्शल आर्ट के मामले में, जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकता है, तब तक वह एक सच्चा योद्धा बन सकता है। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में असाधारण है। केवल एक रात के बाद मैंने अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति संग्रहित कर ली है। ये साधना गति स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा मैं महसूस करें कि मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूँ वह आत्मा पथ के पहले चरण से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बिपिन ने अपनी भुजाएं हिलाईं और उस क्षण अपनी शक्ति को महसूस किया। दिव्य पथ का पहला स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के लिए आत्मा पथ के पहले चरण के समान ही था।
लेकिन शक्ति में स्पष्ट अंतर था। दिव्य पथ के पहले स्वर्ग तक पहुंचने के बाद बिपिन जो शक्ति छोड़ सकता था वह निस्संदेह आत्मा पथ के पहले चरण तक पहुंचने वाले योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की शुरुआत दिव्य पथ के 9 स्वर्गों से हुई थी, जिसमें 9 स्तर शामिल थे। मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूँ वह आत्मा पथ के पहले चरण के साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है क्या? इसका मतलब ये है कि जब मैं दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक पहुँचता हूँ तो मैं आत्मा पथ के 7वें चरण के शिखर से योद्धाओं को आसानी से मात दे सकता हूँ। इसलिए जब मैं दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग पर पहुँचता हूँ जो दिव्य पथ का शिखर है, तो मैं जो शक्ति उपयोग कर सकता हूँ वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली होगी। उसकी आंखों में भय की एक झलक गुजरी। अद्भुत! स्वर्गीय सृजन कौशल बहुत मजबूत है। इसकी साधना गति साधारण से बहुत तेज थी। विधियाँ मुख्य बात ये थी कि इसका हर कदम स्वर्ग की अवहेलना करेगा। प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक व्यवस्था और परंपराओं के विरुद्ध जा सकता था। इसके अलावा खेती विधि में एक गुप्त विधि शामिल थी, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल। बिपिन ने खुद को पढ़ा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल अत्यंत आक्रामक और स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ये गुप्त विधि से अधिक निषिद्ध कौशल था। यह उस प्रकार का था जो अपने पक्ष के 800 सैनिकों की बलि देने की कीमत पर 1000 दुश्मनों को मार सकता था। वैसे भी इस गुप्त विधि का परिचय देखकर ही वह इससे डरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अभी गुप्त विधि की साधना करने का इरादा नहीं किया था। कुछ समय तक अपनी साधना में सुधार करने के बाद वह इसका अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सका। योद्धा, मैं बिपिन आखिरकार एक असली योद्धा बन गया हूँ। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था क्योंकि उसने 4 साल तक हर तरह का अपमान सहा था। अब उसने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और एक असली योद्धा बन गया। इससे उसे जोर से चिल्लाने का मन हुआ। वह बिपिन था जिसके हाथ में तलवार थी और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह बिल्कुल भी बेकार नहीं था। एक साधारण स्नान के बाद बिपिन तुरंत बाहर चला गया। वह मेघना को ये खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह योद्धा बन गया है। वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। मेघना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं निश्चित रूप से योद्धा बनूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में मैं अपने पिता जितना मजबूत बनूंगा। मैं स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में शीर्ष योद्धा बनूंगा, जिसके हाथ में ट्रिपल किल स्वॉर्ड होगा और स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभारी बनूंगा। उसके दिल में प्रत्याशा थी। उसके पिता का 4 साल पहले से कोई पता नहीं था, जिसके बाद उसने यह निर्णय लिया था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने पिता के पद को सफल बनाने और स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वह पहले आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस सपने से बहुत दूर था। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। क्या आपने ये खबर सुनी है कि अभी अभी लाल मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग लखनेश्वर ने पूरे हॉल को एकजुट करके मैंशन मास्टर से अपनी बेटी मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नामित करने और स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार संभालने की मांग की है। बिपिन ने तुरंत रुक गए। अध्याय 3, एक वज्रपात। क्या ये सच है कि चाचा लखनेश्वर ने रेड मार्शल हॉल के साथ गठबंधन करके मैंशन मास्टर से मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनाने के लिए कहा ताकि वह स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार संभाल सके? क्या यह एक मजाक है? बिपिन ने हंसते हुए इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इन 4 वर्षों में वह लगभग हर दिन मेघना के साथ रहा और लखनेश्वर हमेशा दयालु रहा और उसका विशेष ख्याल रखा। नतीजतन वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल-मिल गए। बिपिन ने उनसे कोई रहस्य नहीं रखते हुए उन्हें अपने परिवार की तरह माना। उनकी सबसे बड़ी इच्छा, जो कि स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार संभालना था,
लखनेश्वर और मेघना दोनों को पता था। इसके अलावा यह एक परंपरा थी कि स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर को केवल स्वॉर्ड पवेलियन से ही चुना जा सकता था और मेघना अपने पिता की तरह रेड मार्शल हॉल के लिए प्रतिबद्ध थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल दो अलग अलग गुटों के थे जो प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी में गहन शोध पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसका अनुमान प्रत्येक कबीले के उपनाम जियान से लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी क्रमिक समृद्धि और विकास के साथ मार्क्विस की हवेली के जूनियर ने अन्य हथियारों में भी हाथ आजमाया। यह विशेष रूप से तब था जब वे तलवारबाजी की तुलना में उनमें अधिक प्रतिभाशाली थे। बाद में ऐसे जूनियर की संख्या बढ़ती गई और अंततः रेड मार्शल हॉल का गठन हुआ। इन दोनों गुटों के अस्तित्व ने कभी भी खुले संघर्ष को जन्म नहीं दिया, हालांकि हमेशा प्रतिद्वंद्विता की एक अंतर्निहित धारा थी। अब उनके बीच संबंध विशेष रूप से कटु थे, चूंकि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग की बेटी मेघना उनकी उत्तराधिकारी थी। इसलिए वह तलवार मंडप की जिम्मेदारी कैसे ले सकती थी। बिपिन ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन उसने कुछ कदम चलने के बाद और खबर सुनी। मैंने भी सुना कि रेड मार्शल हॉल के प्रमुख लखनेश्वर पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागरों के साथ हवेली मास्टर के पास गए और अनुरोध किया कि वे मेघना को तलवार मंडप की जिम्मेदारी लेने की मंजूरी दें। इसका तलवार ने कड़ा विरोध किया। हालांकि तलवार मंडप मास्टर नागेंद्र के गायब होने के बाद से उनका बहुत कम प्रभाव रहा है, उनके विरोध को खारिज कर दिया गया। अंत में हालांकि मैंशन मास्टर ने अनिच्छुक रूप से मेघना को तलवार मंडप का प्रभार सौंपने का वादा किया, बशर्ते वह तलवार मंडप मास्टर बनने के योग्य हो। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए किन मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है? तलवार मार्क्विस मैंशन में तलवार मंडप मास्टर मैंशन मास्टर से केवल निम्न है। उनका एक उच्च दर्जा है जिस तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए तलवार मंडप ने हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के एक सेट पर जोर दिया है। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तलवार सिद्धांतों में अत्यंत उच्च उपलब्धि हासिल करना और तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में कुशल होना है। प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सभी 18 तलवार कलाएं केवल विस्मयादिबोधक चिन्ह बचे थे। तलवार मार्क्विस मैंशन में सामान्य शिष्यों के पास केवल तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तलवार कलाएं ही उपलब्ध थीं, जबकि प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए उपलब्ध थीं जो मुख्य सदस्य या कुलीन सदस्य थे। आज तलवार में मंडप में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी की तलवार कला सीखने के योग्य थे, और यदि संभव भी हो तो वे अधिकतम 1 या 2 प्रथम श्रेणी की तलवार कला ही सीख सकते थे। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का सवाल है, तलवार मंडप का एक मुख्य शिष्य भी उन सभी को सीखने के योग्य नहीं था। रेड मार्शल हॉल का शिष्य तो दूर की बात है। किसी ने आत्मविश्वास से कहा कि मेघना के लिए इस मानक को पूरा करना पूरी तरह असंभव है। बिल्कुल नहीं, मेघना ने ऐसा किया। आज हवेली मास्टर और तलवार मंडप के बुजुर्गों की चौकस निगाहों के सामने उसने गहन स्तर पर दक्षता के अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को अंजाम दिया। माफ करना, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कलाएं कैसे सीखीं? मौजूद सभी लोग हैरान थे। हालांकि बिपिन वहां पूरे समय खड़ा रहा और अवाक रह गया। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं, क्या वह व्यक्ति नहीं था जिसने मेघना को वे तकनीकें सिखाई थीं? 4 साल पहले जब उसके पिता लापता थे और वह उसे दुविधा से बाहर निकालने में मदद करता था, आध्यात्मिक
शक्ति को संघनित नहीं कर सका, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके प्रति आभारी होने के कारण वह लगभग हर दिन मेघना के साथ रहता था। वह तलवार सिद्धांत में महान प्रतिभा से संपन्न थी और तलवार चलाने की इच्छुक थी। हालांकि रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। ये देखकर बिपिन एक मासूम बच्चा था जो 12 या 13 साल का था। उसने मेघना को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसे तलवार मंडप से तलवार कला भी सिखाई। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उन्होंने मेघना को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। लेकिन आज उनकी शिक्षा के कारण वह तलवार मंडप की कमान संभालने का सपना देख सकती है। तलवार मंडप की कमान संभालना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। नहीं, यह असंभव है, मेघना ऐसा कभी नहीं करेगी। बिपिन ने सिर हिलाते हुए सोचा कि यह मानने में संकोच हो रहा है। तलवार मंडप की कमान संभालने के लिए सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में दक्षता के अलावा जबरदस्त गुणवत्ता और ताकत की आवश्यकता थी, जो अनिवार्य थी। तलवार मंडप मास्टर के लिए न्यूनतम ताकत की आवश्यकता। तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में से प्रत्येक के साथ कम से कम 20 आंदोलनों के लिए युद्ध करने की क्षमता थी, जो मेघना ने सफलतापूर्वक किया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जो बहुत पहले ही आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से सबसे मजबूत एल्डर हरीश असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुँच गए हैं, जो गोल्डकोर क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम दूर है। मेघना कभी भी वहां से कैसे निकल पाएगी? 20 हरकतें। हमने उसे हमेशा नीची नज़र से देखा है। वह मार्क्विस की हवेली में हमेशा शांत रही है और शायद ही कभी अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन आज 4 तलवार मंडप के बुजुर्गों के साथ उसकी लड़ाई के दौरान मौजूद हर कोई उसकी ताकत से पूरी तरह हैरान था। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। इससे भी अधिक वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। एक और स्तर के साथ वह असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में होगी। मेघना वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी 16 वर्षीय लड़की के लिए यह संभव है। न केवल वे शिष्य जो चर्चा कर रहे थे, वे एक शब्द भी बोलने के लिए बहुत आश्चर्यचकित थे, बल्कि बिपिन भी पूरी तरह से अचंभित था। मेघना वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई, बिपिन ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वह 4 साल से हर दिन मेघना के साथ था, उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। बिपिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि मेघना मार्क्विस की हवेली में अन्य शिष्यों की तरह ही थी, जो 5वें या आत्मा पथ का 6ठा चरण अधिकतम। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच सकती है। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, 16 साल की छोटी सी लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? ये पिछले सैकड़ों वर्षों में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में कभी नहीं हुआ था। मेघना जैसी प्रतिभाशाली और सुपर टैलेंटेड लड़की स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वह स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में इतनी अच्छी है कि वह स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्गों की 20 हरकतों से बच गई है। परिणामस्वरूप मैंशन मास्टर ने मेघना को अपनी तत्काल सहमति दे दी कि वह स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभाल सकती है और उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बना सकती है। 2 महीने में स्वॉर्ड पवेलियन मैंशन में एक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल होगी, जिसमें मेघना बशुई कमांडरी के मजबूत विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपनी अद्भुत ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी के सामने उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अद्भुत! ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई है।
इसने बिपिन को छोड़कर सभी की प्रशंसा जीत ली, जो बगल में खड़ा था और इस खबर को सुनकर पीला पड़ गया। क्या मेघना वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई है? क्या वह वास्तव में 2 महीने में तलवार मंडप मास्टर के रूप में कार्यभार संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अपनी मुठियां भींचते हुए बिपिन उसके निवास के आंगन में भागा, मानो वह पागल हो गया हो। उसका दिल गड़बड़ा गया था। ये सच नहीं हो सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये सभी को पता था कि तलवार मंडप उनके शिष्यों का था और चूंकि उसके पिता तलवार मंडप मास्टर थे, इसलिए वह एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, और यह उसका आजीवन सपना था। तो वह दूसरों को अपने सपने को चुराने और नष्ट करने की अनुमति कैसे दे सकता था? अध्याय 4 रक्त शपथ। बिपिन उस प्रांगण में आया जहां वह हर दिन मेघना के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। सामान्य तौर पर मेघना यहाँ पहले से ही इंतजार कर रही होती, लेकिन आज बिपिन के प्रांगण में आने के बाद उसने उसे हमेशा की तरह अपनी जगह पर नहीं देखा। वहाँ केवल लखनेश्वर था जिसने काला लबादा पहना हुआ था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। बिपिन को बुरा लग रहा था। चाचा लखनेश्वर, बिपिन ने हमेशा की तरह उसे पुकारा। तुम यहाँ हो? लखनेश्वर मुड़ा। उसका हमेशा का सौम्य चेहरा पूरी तरह से ठंडा और दूर का हो गया था। तुमने सब कुछ सुना होगा। आज मेंशन मास्टर ने मेघना को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया है। स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल के बाद उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा। वैसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन वर्तमान में तुम्हारे पास है। बिपिन चौंक गया। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन ट्रिपल किल स्वॉर्ड में सबसे शक्तिशाली तलवार थी। इसे उसके पिता के भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके गायब होने के कुछ समय बाद वापस लाया था। पिछले 4 सालों से तलवार हमेशा उसके पास ही थी। उसकी पीठ पर लंबी तलवार थी। उसे सौंप दो, लखनेश्वर ने कहा। बिपिन का शरीर और दिल दोनों कांप उठे। लखनेश्वर को देखते हुए उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं मेघना को देखना चाहता हूँ। मेघना? उसकी क्या हैसियत है? तुम्हें लगता है कि तुम जिससे चाहो मिल सकती हो? लखनेश्वर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक मैं उसे नहीं देख लेता, मैं उसे नहीं सौंपूंगा, बिपिन ने विद्रोही लहजे में कहा। इस समय भी उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद थी कि यह सब लखनेश्वर का विचार था और मेघना को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लखनेश्वर चिल्लाया। उसे गुस्सा आ रहा था। पिता। सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे घर से बाहर आए। मेघना, मेघना। बिपिन उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। उस एक नज़र ने उसकी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। उसने देखा कि मेघना की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। बिपिन को अचानक एहसास हुआ कि मेघना को मजबूर नहीं किया गया था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? बिपिन ने पूछा, उसे घूरते हुए। तुमसे झूठ नहीं, मेघना ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया, भले ही तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाई हो। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह एक सौदा था। तुमने मुझे निर्देश दिया और मैं 4 साल तक तुम्हारे साथ रहा। यह उचित है। केवल एक सौदा? बिपिन ने फिर से एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस भेजी गई थी। यह उसे खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। मुझे पता है, मेघना ने सिर हिलाया। तुम ये भी जानते हो कि जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने पिता को सफल बनाना और एक दिन ट्रिपल किल
तलवार के साथ तलवार मंडप की कमान संभालना है न? बिपिन ने पूछना जारी रखा। हाँ, मेघना ने फिर से सिर हिलाया। हालांकि यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना है, ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार तुम कचरा हो जो आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने में असमर्थ हो। कचरा। बिपिन खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। यह आज सुबह ही था कि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती की थी और आखिरकार कुछ आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया था। वह अब एक असली योद्धा बन गया था। वह उसके साथ इसे साझा करने के लिए मुश्किल से इंतजार कर सकता था। किसने सोचा होगा कि वह पूरे समय उसे कचरा समझती रही होगी, एक दयनीय व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। बिपिन, चीजें हो चुकी हैं, इस पर अंतहीन सौदेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको कमजोर दिखाएगा। यदि आप जो कुछ भी झेल चुके हैं उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो आप मुझे निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस दुनिया में ताकत आपको शक्ति और अधिकार देती है। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप इसके लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं? मेघना ने उदासीनता से कहा। तो बस यही है, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, बिपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान एक उदास मुस्कान थी। इसलिए मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूँ। हाँ, बेवकूफ़, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं एक बेवकूफ़ हूँ। बिपिन पागल की तरह दहाड़ा। लखनेश्वर और मेघना पास खड़े थे और उनकी आंखों में किसी भी दया के बिना चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने जो कहा था वह क्रूर सत्य था। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीवित रहते हैं। बिपिन उदास होकर हंसा, लेकिन इस बीच उसके दिमाग पर एक साथ हजारों वज्र गिरे हुए लग रहे थे। उसका चेहरा मुड़ गया था और उसकी आंखें पहले अविश्वास, फिर सदमा और अंत में पागलपन की हद तक गुस्से में थीं। कुछ सेकंड बाद बिपिन ने अचानक हंसना बंद कर दिया। जब उसने फिर से देखा तो उसकी आंखें शांत हो गई थीं। लखनेश्वर और मेघना दोनों ने उसके परिवर्तन को देखा। वे काफी हैरान थे। हालांकि उन्होंने बिपिन के दिल में इतने कम समय में आए आमूलचूल परिवर्तन को नहीं देखा। समय मूल रूप से मासूम और सरल दिमाग वाला बिपिन चला गया था। इसके बजाय जो व्यक्ति बचा था वह जीवन में दशकों के उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद बिपिन ने मेघना की ओर देखा। उसकी नज़र हड्डियों को जमा देने वाली थी और बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। मेघना उसकी तीव्र निगाहों के नीचे ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। मेघना, तुम सही हो। केवल कमजोर लोग दया की प्रार्थना करते हैं, विशेषज्ञ खुद को ताकत से साबित करते हैं। इसलिए, बिपिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने ट्रिपल किल तलवार को अपनी पीठ से खींच लिया और उसे ऊपर उठाया। श्वा। तेज तलवार की धार ने बिपिन की हथेली पर खून बहने वाले घाव को खरोंच दिया। एक जलती हुई दर्द उसके हाथ में चली गई, जबकि उसने अपनी खूनी मुट्ठी को भींच लिया। दर्द के बावजूद उसने मेघना को देखा और कहा, तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई के दौरान 2 महीने में जिस दिन तुम सार्वजनिक रूप से तलवार मंडप मास्टर के पद पर सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप हमेशा के लिए तलवार का है। मंडप यह मेरे पिता का है, यह मेरा है, इसमें किसी और का हाथ होना असंभव है। मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा। खून धीरे धीरे उसकी बाह से बहता हुआ जमीन पर टपकने लगा। उसके शब्द मधुर और जोरदार लग रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार की बात है, हम्फ। अपने हाथ में तलवार को देखते हुए बिपिन ने व्यंग्य किया और कहा, तुम इसे चाहते हो, ये लो तुम। बिपिन ने मेघना की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी, फिर वह मुड़ा और सीधे बाहर चला गया। आंगन से निकलने से ठीक पहले बिपिन रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें 2 महीने में देखूंगा। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए
और बिपिन के जाने और एकाकी पीठ को देखकर मेघना को अचानक लगा कि उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार बहुत भारी है। हम्फ कचरा जो आध्यात्मिक शक्ति को भी संघनित नहीं कर सकता, वह तुम्हें 2 महीने में चुनौती देना चाहता है। वह मजाक कर रहा होगा। उसके लिए 2 महीने के भीतर एक असली योद्धा बन जाना बेहतर होगा। पास में खड़ा लखनेश्वर तिरस्कार में हंसा। ये सुनकर मेघना शांत हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। यह सही है, वह अभी भी कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता है। वह 2 महीने में मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह एक पूर्ण मजाक है। अध्याय 5 साधना कक्ष। बिपिन अकेले अपने आंगन में वापस गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। मेघना हा। बिपिन खुद पर हंसा। उसने उसके साथ बिताए इन 4 सालों के बारे में सोचा। उनके साथ बिताए समय ने उसके लिए अद्भुत यादें बनाई थीं, लेकिन अब ये सभी यादें तीखे कांटों में बदल गई थीं जो उसे अत्यधिक दर्द देती थीं। कमज़ोर, हाँ वह सही है। आखिरकार मेरी ताकत बहुत कमज़ोर है। अगर मैं मेघना से ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता तो वह मेरे सामने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कभी नहीं करती। उस ताकत के साथ तलवार मंडप की कमान संभालने की उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। ताकत। बिपिन की आंखें ठंडी थीं। कोई नहीं जानता था कि सिर्फ एक दिन में उसके दिमाग में कितना बड़ा बदलाव आया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी तलवार मंडप पर उंगली नहीं रख सकता। 2 महीने में मुझे मेघना को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा, इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर तलवार मंडप मास्टर के पद पर आसीन हो जाए। 2 महीने उसने अपनी मुठियां कस लीं। शायद दूसरों के लिए संघनन से साधना करना असंभव था। मेघना के स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र थी, लेकिन बिपिन अलग था। आखिरकार उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली मार्शल आर्ट थी, और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए उसे प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए साधना करने में सक्षम होना चाहिए। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन तियानजोंग राजवंश के बाशुई प्रांत तियान्यान प्रांत में स्थित था। ये बाशुई प्रांत के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक था और यह विशेष रूप से तलवार सिद्धांत पर केंद्रित था। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में 2 गुट थे, तलवार मंडप और लाल मार्शल हॉल। इन दोनों गुटों ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तलवार मंडप हमेशा प्रबल रहा था। हालांकि जब 4 साल पहले तलवार मंडप मास्टर नागेंद्र गायब हो गए, तो तलवार मंडप ने अपनी रीढ़ खो दी। इसकी समग्र शक्ति में विनाशकारी गिरावट आई और साथ ही इसके बोलने के अधिकार में भी कमी आई। लाल मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में तलवार मंडप बिल्कुल नुकसान में था। कल ही तलवार मंडप मास्टर की स्थिति बदल गई थी। मेघना ने उसे लाल मार्शल हॉल से ले लिया था। तलवार मंडप सफ़ेद कपड़े पहने और पीठ पर एक आम लंबी तलवार के साथ बिपिन तलवार मंडप के दरवाजे तक चला गया। शीर्ष पर 2 शब्दों तलवार मंडप को देखकर उसका मूड बेहद जटिल था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर तलवार मंडप में कदम रखा। जब बिपिन तलवार मंडप में दिखाई दिया तो कई शिष्य जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या वह है बिपिन? हाँ, यह वही है। वह एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। वह यहाँ कैसे आया? अफसोस हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ, और अगर मेघना तलवार मंडप की कमान संभालती है तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कृपया ऐसी बातें करना बंद करें, वह दर्द में है। तलवार मंडप में बहुत फुसफुसाहट थी। तलवार मंडप पूरे तलवार मार्क्विस हवेली में फैल गया था, इसलिए ये खबर कि उसने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, स्वाभाविक रूप से यहाँ तक पहुँच गई थी।
आमतौर पर ये प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जा सकती थीं। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 की ही साधना कर सकते थे। तो मेघना ने एक ही समय में सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में कैसे महारत हासिल कर ली थी? जवाब स्पष्ट था कि बिपिन ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल बिपिन ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को जानता था। अपने पिता की स्थिति के कारण उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उसके पिता ने उसे ये 18 तकनीकें सिखाई थीं। तलवार मंडप बड़बड़ाहट और टिप्पणियों से भरा था, लेकिन बिपिन ने नहीं रोका। वह एक उदासीन भाव के साथ सीधे आंतरिक हॉल में चला गया। हॉल के अंदर एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग ग्रे लबादा पहने हुए एक धागे से बंधी किताब को देख रहा था। लेकिन जब उसने बिपिन को अंदर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर रुक गया। युवा मंडप मास्टर ग्रे रोब वाले बुजुर्ग ने विवश स्वर में कहा। बुजुर्ग हरीश, बिपिन ने विनम्रता से कहा। उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। सालों से तलवार मंडप के बुजुर्गों ने तलवार मंडप के लिए अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण तलवार मंडप मास्टर का पद बदल गया था और लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति द्वारा कार्यभार संभाला जा रहा था। इसलिए बिपिन को दोषी महसूस हुआ। यह आपकी गलती नहीं है, आप बहुत छोटे हैं और इन योजनाओं को नहीं समझते हैं। हम तलवार मंडप के बुजुर्ग आपको दोष नहीं देंगे। बुजुर्ग हरीश ने बिपिन की आंखों में दोषी भाव देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह लखनेश्वर और मेघना हैं। उनके साधन बहुत बेईमान थे, खासकर कि मेघना। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छिपा सकती है। इतनी कम उम्र में ऐसे दिमाग से उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बड़ी होंगी। यह बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथों में आ गया है। तलवार मंडप केवल शिष्यों से तलवार मंडप इसका प्रभार संभाल सकता है, बिपिन ने दृढ़ता से कहा। एल्डर हरीश एक पल के लिए चौंक गए और फिर वे केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सके। अपने दिल की गहराई में वे मेघना को तलवार मंडप का प्रभार सौंपने के लिए बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन अब ये चीजें हो चुकी थीं। वे क्या कर सकते थे? वे केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे। एल्डर हरीश, मैं मानव स्तर की साधना कक्ष के अंदर जाना चाहता हूँ, बिपिन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तर की साधना कक्ष? एल्डर हरीश चौंक गए। मानव स्तर की साधना कक्ष तलवार मंडप में साधना के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। मानव स्तर की साधना कक्ष के अलावा पृथ्वी स्तर की साधना कक्ष और स्वर्ग स्तर की साधना कक्ष थे। ये 3 साधना कक्ष साधना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते थे, लेकिन उनमें कुछ नुकसान भी थे। कुछ शिष्य नियमित रूप से उनमें साधना करने के लिए यहाँ आते थे। हालांकि बिपिन ने कोई आध्यात्मिक शक्ति भी संघनित नहीं की थी। वे मानव स्तर की साधना कक्ष में क्या कर सकते थे? हालांकि एल्डर हरीश हैरान थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। जल्द ही एल्डर हरीश बिपिन के पास गए। गुप्त कक्ष में युवा मंडप मास्टर, आप 4 साल पहले साधना के लिए इस साधना कक्ष में आए थे और आप अंदर के वातावरण से परिचित हैं। अपने आप को मजबूर न करें। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए। एल्डर हरीश ने उसे धैर्यपूर्वक चेतावनी दी। मुझे पता है कि बिपिन ने सिर हिलाया और फिर गुप्त कक्ष में कदम रखा। इस साधारण गुप्त कक्ष में कोई सजावट नहीं थी। जब बिपिन गुप्त कक्ष में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है और उसे दबा रही है। उसे लगा कि वह कीचड़ में फंस गया है और कोई भी इशारा या हरकत करना बहुत मुश्किल था। ये बल मानव स्तर के साधना कक्ष का अनूठा दबाव था। यह अत्याचारी था। इस बल के तहत गुप्त कक्ष में हर हरकत बेहद मुश्किल हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता था तो उसे इसका विरोध करने
के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति काफी खतरनाक होगी। सामान्य तौर पर अगर आत्मा पथ के पहले चरण में एक सामान्य योद्धा केवल मानव स्तर के साधना कक्ष में खड़ा होता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8 मिनट से अधिक समय में समाप्त हो जाएगी। अगर वह इस कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करता है तो आध्यात्मिक शक्ति की गति खपत अविश्वसनीय होगी। मुझे शुरू करने दो। बिपिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार बाहर निकली हुई थी।